हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो आज से मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि यूरोपियंस के एडवेंट से लेके हमारे इंडिपेंडेंट मूवमेंट पूरा कवर करेगा। इसके साथ साथ हमारे ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स मिडल ऑफ द इस सीरीज़ आते रहेंगे, जो कि आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं कि ज्योग्राफी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे इसमें कवर होंगे। और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, कि क्या था ऐसा कि अंग्रेज और डिफरेंट यूरोपियंस हमारे भारत में आए। ऐसा क्या अट्रैक्टिव हमारे भारत में था कि सभी लोग भारत में आना चाहते थे, भारत के साथ ट्रेड करना चाहते थे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूरोपियंस के भारत में आने से पहले हमारा भारत बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस स्टेट था। उसमें ऐसे ऐसे स्पाइसेस, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते थे जो अदर देशों में मिलना बहुत ही नामुमकिन था। हमारा भारत उस समय का सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट था, जहाँ पे बहुत प्रकार के धातुएं, बहुत प्रकार के प्रोडक्ट्स, प्रीशियस स्टोन्स, स्पाइसेस, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस इंडिया ओनली। सारे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये अरब्स हुए, ये रोमन्स हुए, ये सारे देश हमारे इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे। उनको इंडिया के साथ ट्रेड करने से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स प्रॉफिट होता था। तो पहला यूरोपियन जो हमारे भारत में आया वो था वास्को डी गामा, जो कि हमारे कैलिकट जो पोर्ट है, जो कैलिकट कोस्ट है, उस पे जाके लैंड किया। बट इतना आसान नहीं था वास्को डी गामा का हमारे इंडिया में आना। इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री बिल्डअप करती हैं, तो उस हिस्ट्री को जानते हैं। जैसा कि अभी क्या हम प्रेजेंट स्टेट के यूरोप को देखते हैं, वैसा वो पहले नहीं था। वो बहुत ही डार्क एजेस में घिरा हुआ था। मतलब वहाँ पे कोई साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं होती थी। चर्च का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। चर्च ही सारी चीज़ें डिसाइड करती थी और चर्च ही हर एक चीज़ का नियंत्रण करके रखती थी। यहाँ तक कि राजा के ऊपर भी चर्च का बहुत कंट्रोल रहता था। इसकी वजह से जितने भी यूरोपियंस थे वो ट्रेड नहीं कर पाते थे डायरेक्टली भारत से, क्योंकि उन्हें भारत पता ही नहीं था कि भारत है कहाँ। इसी के लिए बोला अंग्रेज़ों ने भारत को डिस्कवर किया। बट भारत तो पहले से ही था, अंग्रेज़ों को डिस्कवर करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने भारत के लिए ट्रेड रूट इस्टेब्लिश किया, क्योंकि कोई भी यूरोपियंस को भारत के ट्रेड रूट का कोई आइडिया नहीं था। फिर ये पहले ट्रेड कैसे करते थे, इनको कैसे पता चला कि भारत में ऐसे स्पाइसेस मिलते हैं। तो ये जो ट्रेड करते थे वो रोमन्स, पहले जो रोमन्स था उसके थ्रू ट्रेड करते थे। देयर आफ्टर ये अरब्स ने पूरा रोमन एम्पायर पे कब्जा कर लिया, और मतलब कब्जा इन द सेंस उस पर अपना इस्टेब्लिशमेंट कर लिया। देन इनके थ्रू ट्रेड करते थे यूरोपियंस। ये खुद ट्रेड नहीं कर पाते थे, तो इनको जो यूरोपियंस अरब लोगों से ट्रेड करते थे, तो उनको जब इनसे प्रोडक्ट्स मिलते थे, स्पाइसेस मिलते थे, सिल्क प्रोडक्ट्स मिलते थे, तो इनको 10 to 20 टाइम्स मोर कॉस्ट में मिलते थे। तो इनके लिए वो प्रोडक्ट्स बहुत ही कॉस्टली हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई 20 रुपीज़ का प्रोडक्ट यहाँ से इंडिया से ख़रीद के लेके आ अरब, तो वो यूरोप में जाके 200 या 300 में बेचेगा। तो इनके लिए इतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाना बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता था। तो फिर ऐसा यूरोप में क्या हुआ कि इन्होंने ट्रेडिंग रूट्स इस्टेब्लिश कर लिया, पहले नहीं किया था। तो क्या था, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया यूरोप में, जो कि 15वीं सेंचुरी में आया। यूरोप में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आने से नई नई डिस्कवरीज होने लगी। चर्च का जो रेन है वो डिक्लाइन होने लगा। लोग अब साइंटिफिकली सोचने लगे। ठीक है, तो सभी देशों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना इंडिया के साथ ट्रेड किया जाए, क्यों ना किसी एक पर्टिकुलर देश को इसके लिए अलाइन किया जाए। तो पोर्चुगल, स्पेन, इन सभी ने मिलके और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलके स्पेन को इसका दायित्व सोचा कि हम आपको फंडिंग देंगे, आप इंडिया के लिए ट्रेडिंग रूट स्टैब्लिश कीजिए। तो पहला जो यूरोपियंस जिसने इंडिया को ढूंढने के लिए स्टार्ट किया वो था कोलंबस। वो क्या था, उसको कुछ आइडिया नहीं था कि इंडिया कहाँ है, पर उसको ये पता था कि पृथ्वी गोल है, तो अगर मैं यूरोप से स्टार्ट करूँगा तो गोल गोल घूमता हुआ इंडिया पहुँच ही जाऊँगा। तो
तो जब वो गोल गोल घूमने यूरोप की कोस्ट से जब वो चला तो जाके उसको एक लैंड मिला, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका। वहाँ के उसने लोग देखे जो नेटिव लोग थे, उन्होंने कहा ये इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है। बट जब वहाँ की हालत देखी तो वो इंडिया तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इंडिया इज़ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट और वहाँ के लोग आदिवासी टाइप के रह रहे थे। इसीलिए आज के हमारे अमेरिका के लोगों को हम रेड इंडियंस बोलते हैं, क्योंकि वो रेड तरह के थोड़े क्लोथिंग वगैरह पहनते हैं। तो कोलंबस ने क्या डिस्कवर किया, हमारा अमेरिका कर दिया डिस्कवर, मीन्स रूट इस्टेब्लिश कर दिया। देयर आफ्टर वास्को डी गामा को बोला गया कि आप डिस्कवर कीजिए ट्रेड रूट। तो वास्को डी गामा ने किस तरीके से हेल्प ली, तो इसके पहले ऑलरेडी बार्थोलोम्यू डाइस जो भी एक यूरोपियंस थे वो केप ऑफ गुड होप तक गए थे, जो कि वो हमारा अफ्रीका का जो मैप होता है उसमें सबसे लास्ट में जो टिप होता है उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो जो बार्थोलोम्यू डाइस थे वो वहाँ तक पहुँच चुके थे, तो आइडिया तो था कि वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हम इंडिया के लिए कुछ अंदाज़ा लगा लेंगे। तो वास्को डी गामा ने सबसे पहले केप ऑफ गुड होप की तरफ जाने का प्रयास किया, तो वो केप ऑफ गुड होप पे पहुँच गए। जब वो केप ऑफ गुड होप पे पहुँचे तो उन्हें भी आइडिया नहीं था कि इंडिया कहाँ है, तो उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछा। तो एक गुजराती ट्रेडर था जो ऑलरेडी अरब के अपने साथ ट्रेड कर रहा था, ऑलरेडी इंडिया के साथ ट्रेड करता था, अब्दुल मजीद। उसकी हेल्प से वास्को डी गामा हमारी कैलिकट कोस्ट पे पहुँचे। तो अंग्रेज़ों के लिए भारत पहुँचना एक तरीके का ऐसी डिस्कवरी थी कि हमने आईएएस क्लियर कर लिया। वास्को डी गामा यहाँ से जितने भी आइटम्स लेके गया उसने वहाँ जाके 20 to 30 टाइम्स प्रॉफिट में बेचे। तो उससे इन्हें पता लगा कि इंडिया या फिर अदर स्टेट की प्रॉस्पेरिटी क्या है, वो हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट ऑलरेडी इंडिया में अदर जो ट्रेडर्स थे ट्रेड कर रहे थे, जापानीज़, चाइनीज़, अरब्स ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे। तो इन यूरोपियंस को अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करनी थी, क्योंकि अगर इनके रहती है तो ट्रेड नहीं कर पाते। वास्को डी गामा 11 महीने के बाद जब वापस वहाँ लौटे, उस वास्को डी गामा के जाने के बाद यहाँ पे दूसरा यूरोपियंस आया, वो था पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस था अरब्स के यहाँ पे ट्रेड करने से। तो एक दिन क्या हुआ, अरब्स भी फ्यूरियस थे इससे कि क्यों ये आ गया, हमारे थ्रू सामान लेता था और ये यूरोपियंस यहाँ पे आने लगे। तो इन्होंने क्या किया, लोकल जो रेसिडेंट्स थे उनको प्रोवोक किया और इसके जो ट्रेडिंग सेंटर था उस पर अटैक करवाया तो कुछ यूरोपियंस की डेथ हो गई। तो इससे पेड्रो एल्वारेज कैब्रल बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो गया। इसने जो भी अरब्स थे उनको सी में सारे हार्बर सब कुछ कैप्चर कर लिया और सारा जला दिया। इसके कारण जो पोर्चुगीज़ है उनका एक तरह का दिखा कि हाँ इनके पास भी कुछ पावर है, हम इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इससे इन्होंने इसी के थ्रू इस पेड्रो एल्वारेज कैब्रल ने जो वहाँ के नेटिव लोकल राजास थे कोचिन और कैनारिकोर से, उनसे ट्रीटीज़ करी और वहाँ पे अपने ट्रेडिंग सेंटर्स और वेयर हाउसेस ओपन किए। पहले तो उनका नॉर्मल सा वेयर हाउस था, मतलब नॉर्मल जैसे कि डिपो होता है कि सामान रखा हुआ, बट अब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया, मतलब अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया। इतना भी ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं किया, जो फैक्ट्री टाइप्स वो तो लेटर इन्होंने डेवलप करी। तो इस तरीके से इन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया। लेकिन जब वास्को डी गामा दोबारा इसके पेड्रो एल्वारेज कैब्रल के बाद आया, तो जो पहले राजा जिसने वास्को डी गामा का इतने अच्छे से वेलकम किया था कैलिकट कोस्ट पे, ज़ैमोरिन्स, वो नहीं, अब उन्होंने वास्को डी गामा को इतना घास नहीं डाली कि अब तुम आके ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि वो पहले ही पोर्चुगीज़ को देख चुके थे किस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि मैं अरब को नहीं हटा सकता, आपको ट्रेड करना है आप भी कीजिए, बट हम अरब्स को बिल्कुल साइडलाइन नहीं कर सकते, वो कब से हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरीके से पोर्चुगीज़ ने अपना इंडिया में एडवेंट किया और इस तरीके से पोर्चुगीज़ ने अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी। देयर आफ्टर वास्को डी गामा ने भी अपनी एक कैलिकट में अपनी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। तो पोर्चुगीज़ की इस समय अप टू 1500 तक 3 फैक्ट्रीज हो चुकी थी, कैलिकट, कोचिन एंड कैनारिकोर। इस
इसके बाद डिफरेंट पोर्चुगीज़ गवर्नर आएंगे जो कि अपनी ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से अगले जो पोर्चुगीज, देन डच, देन इंग्लिश, देन फ्रेंच, देन डेन्स, ये सारे फिर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं और पूरे इंडिया को अपनी फैक्ट्री से घेर लेते हैं और सारा इंडिया की मोनोपोली अपने ओर आकर्षण कर लेते हैं और अपनी ओर स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बिलो करना, और आप अगर चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट करूं या फिर कुछ ऐसा फैक्ट्स है जो आपको चाहते हैं मैं अपनी वीडियो में अच्छे से डालूं, तो आप प्लीज़ कमेंट बिलो करें और बताएं कि मैं किधर पे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।